आई हेयर वैक्सीन इक्विटी टू के डिसेमिनेशन वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज आई हेयर वैक्सीन इक्विटी टू नाम के प्रोजेक्ट का उसमें हमने जो किए थे, हमने क्या सीखे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आई हेयर वैक्सीन इक्विटी टू प्रोजेक्ट संगत की एक प्रोजेक्ट था। अभी हम पिछले 1.5 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यह था कि कोविड-19 वैक्सीन एक्सेस करने में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, इंटर कम्युनिटी और डिसेबिलिटी कम्युनिटीज में क्या क्या दिक्कतें थे, उसको हम एक सर्वे के रूप में उसको हम अंडरस्टैंड किए थे। और आज हम उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ जो हमने सीखे हैं उससे हमारा देश के जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें क्या बदलाव लेके आ सकते हैं। तो ये वेबिनार शुरू करने के पहले थोड़ा मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहता हूँ। पहले हम आपको वेलकम करना चाहते हैं। उसके बाद मैं डॉक्टर अनंत पान को बुलाएंगे। डॉक्टर अनंत इस प्रोजेक्ट का थोड़ा बैकग्राउंड देंगे। उसके बाद मेरा कलीग शारन प्रोजेक्ट में हमने जो किए थे उसका मेथड्स क्या यूज किए थे उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद ईशा प्रोजेक्ट में हमने क्या सीखे हैं उसके बारे में बताएंगे, और उसके बाद मोमो प्रोजेक्ट में क्या दिक्कतें हमने सामना किए थे उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा इनफॉर्मल बात, कुछ टीम मेंबर्स अपने रिफ्लेक्शन को शेयर करेंगे, और हम आपसे भी सुनना चाहते हैं कि आपको क्या लगा इस ये सब सुन के। इस प्रोजेक्ट में हमने जो सीखे थे उससे हम क्या करना चाहिए, और उसके बाद हम क्लोज करेंगे। वेबिनार शुरू करने के पहले मैं थोड़ा ग्राउंड रूल्स बताना चाहता हूँ। इस वेबिनार हिंदी में रहेगा। हम 1.5 घंटे का वेबिनार प्लान किए हैं। आप अपने माइक्स को स्विच ऑफ कर सकते हैं यदि आप बात नहीं कर रहे थे। आप बात करने के समय आप स्विच ऑन कर सकते हैं। आप अपने कैमरास को स्विच ऑन या स्विच ऑफ भी कर सकते हैं आपके कंफर्ट के अनुसार। जूम में आप ये देख सकते हैं कि आपका नाम उसमें लिख सकते हैं, और उसको आपका सर्वनाम भी लिख सकते हैं। अ, इस प्रेजेंटेशन में हम कुछ सेंसिटिव चीजें के बारे में भी बात करेंगे, तो यदि आपको अनकंफर्टेबल लगे तो आप बाहर निकल सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। कभी भी बेझिझक आप ये कर सकते हैं। हम इस वेबिनार को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इस स्लाइड के बाद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम रिकॉर्ड करें। और ब्रेक लेने के पहले हम आप सबके साथ एक फोटो भी लेना चाहते हैं। यदि आप अपने तस्वीर को सोशल मीडिया में रखने में आपको सहमति नहीं है तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको कभी भी कुछ किसी भी क्वेश्चंस है तो आपको चैट में डाल सकते हैं। हम क्वेश्चन आंसर की समय पे उसको डिस्कस करेंगे। नहीं तो आप रेज हैंड फंक्शन यूज करके भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, आप रेडी है? आई होप यूर ऑल रेडी। मैं आशा करता हूँ कि आपके पास कुछ पानी या चाय भी रहे, ताकि नेक्स्ट 90 मिनट्स आप हम आराम से बात करें। तो क्या हम रिकॉर्ड करके इस वेबिनार को शुरू करें? आप एक थम्स अप दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी कर सकते हैं आप सर। ठीक है अनुज। ओके, रिकॉर्डिंग हमने शुरू किए हैं। तो शुरुआत में मैं आप सबके साथ संगत और आईकेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ। संगत एक 28 साल का एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्वास्थ्य के एरिया पे काम करते हैं, और उसमें मुख्य रूप में मानसिक स्वास्थ्य में काम करने वाले एक एनजीओ है। और इंडिया में एक लीडिंग मेंटल हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रिकग्नाइज किए हैं संगत को। डब्ल्यूएचओ के पब्लिक हेल्थ चैंपियन अवार्ड भी हमें मिले हैं। इस प्रोजेक्ट संगत के भोपाल हब के साथ जुड़े हैं। भोपाल में संगत पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। अभी 20 से ऊपर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हम काम कर रहे हैं, ज्यादातर मेंटल हेल्थ में ही है। मेंटल हेल्थ में डिजिटल मेंटल हेल्थ, इम्प्लीमेंटेशन साइंस, और उसके अलावा हेल्थ एक्विटी, एलजीबीटी क्यू प्लस कम्युनिटी, डिसेबिलिटी कम्युनिटीज के भी साथ हम काम कर रहे हैं। कुछ काम हेल्थ रिसर्च एथिक्स और कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग में भी कर रहे हैं।
तो संगत में आई हियर एक टीम है। आई हियर की एक्सपेंशन है इनिशिएटिव फॉर हेल्थ इक्विटी एडवोकेसी एंड रिसर्च। हम अराउंड 10-15 लोग की एक टीम है। इस टीम का मेन फोकस ये है कि हेल्थ इक्विटी में काम करें, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ काम करें। हम प्राइमरली अभी LGBTQIA+ और डिसेबिलिटी कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स पार्टिसिपेटरी रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, जहां हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज- इस जहां जहां चैलेंजेस है हेल्थ हेल्थ केयर में, उसको अच्छे तरह में समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और दूसरे सेट ऑफ काम ये है कि हम मेडिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा में डॉक्टर्स नर्सेस को वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, LGBT कम्युनिटी, डिसेबिलिटी कम्युनिटीज को अच्छे तरह की स्वास्थ्य देने के लिए उसको क्या सीखना चाहिए, उसको क्या कैसे सिखाना चाहिए, ये देखने के लिए हम काम कर रहे हैं। और उसके अलावा अलग अलग लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। हमारा आशय ये है कि हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स करने के बाद अ, सिर्फ पब्लिकेशंस प्रोड्यूस करके स्टॉप करने के लिए नहीं। हम हमारा आशय है कि हम कुछ बदलाव भी लेके आए, इसके लिए कम्युनिटीज के लिए एंगेज करने के लिए अलग अलग इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मीडियाज के साथ एंगेज करने के लिए इवेंट्स और न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स ये लिखते हैं। पॉलिसी एंगेजमेंट करने के लिए अलग अलग पॉलिसी मेकर को 1-on-1 मिलते हैं, और पॉलिसी ब्रीफ्स भी हम निकलते हैं। और एकेडमिकली एंगेज करने के लिए जर्नल आर्टिकल, साइंटिफिक जर्नल आर्टिकल्स भी हम पब्लिश करते हैं। और एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में भी हम हमारे प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंट करते हैं। आई हेयर में हम कुछ कुछ मूल्यों के साथ हम काम करते हैं। एक है इक्विटी, दूसरा है इंटरसेक्शनैलिटी, तीसरा है लिव्ड एक्सपीरियंस, चौथा पार्टनरशिप और स्कॉलरशिप, एंड फाइनली हम रियल चेंज की ओर काम कर रहे हैं। अब मैं इस प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। इस प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ था एक्चुअली 2020 में। हम एक प्रोजेक्ट से शुरुआत किए थे, आई हेयर का पहला प्रोजेक्ट। उसका नाम था ट्रांसकेयर कोविड-19। एक मिनट, Sharon, can I confirm if Anant is in the call? Okay, okay, the names. Yeah. तो इस प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड बताने के लिए मैं मेरा कलीग डॉक्टर अनंत पान को आगे बुलाना चाहता हूँ। डॉक्टर अनंत पान संगत भोपाल हब का हेड है। डॉक्टर अनंत पान एक मेडिकल डॉक्टर है और बायोएथिक्स में एक लीडिंग रिसर्चर भी है, जो बायोएथिक्स, ग्लोबल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के एरियाज में काम करते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर अनंत। हरी, सबको नमस्कार। तो जैसे कि हरी ने बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमने संगत भोपाल हब के द्वारा किया था, और उसमें जो आई है टीम है उसने उसको लीड किया। तो इसका प्रोजेक्ट का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि कोविड के टाइम पे एक हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था ट्रांसकेयर कोविड-19, जहां हमने ये कोशिश की कि जो ट्रांसजेंडर समाज है उनके क्या चैलेंजेस थे कोविड के दौरान जब वो हेल्थ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे। और उस टाइम हमें कई सीख मिली उस प्रोजेक्ट से, जिसमें एक चीज ये भी थी कि कोविड के दौरान जैसे जैसे वैक्सीनेशन स्टार्ट होने लगा तो उसमें किस टाइप के चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उस बेसिस पे हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जो कि सैबिन वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने फंड किया था, जिसका नाम था आई हेयर वैक्सीन इक्विटी। और फिर वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, उसकी जो सीख थी उसके बेसिस पे हमने वैक्सीन इक्विटी 2.0 प्रोजेक्ट किया, जिसके लिए आज हम ये वेबिनार कर रहे हैं और आपको उसके बारे में और हम बताएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो ये फोकस है हमारा इन प्रोजेक्ट्स में, उसमें यह था कि हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन अब एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ नीड होती है, एक पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन होता है। और हर क्षेत्र में इसकी जो अहमता है उसको उसके बारे में बताया जाता है। तो कोई भी आदमी या कोई भी इंसान अगर ये सोचता है कि मुझे ये वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। और टीकाकरण ज्यादातर गवर्नमेंट संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, जैसे हमें पता है। और आजकल तो, पहले तो ज्यादातर बच्चों के लिए होता था, आजकल एडल्ट वैक्सीन जो कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होंगे। HPV ऑलरेडी है और भी वैक्सीन की बात हो रही है।
तो इसमें किस टाइप से कोई डिसीजन लेता है कि मुझे वैक्सीन लेना है या नहीं, वो एक कई बार एक सीधा डिसीजन नहीं होता, उसमें कई चीजें वो सोचते हैं, उनके मन में कई सवाल होते हैं और वो जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। अगर वो जवाब उनको मिलते हैं तो फिर वो डिसीजन लेते हैं। कोविड में शायद थोड़ा एक डिफरेंट मॉडल था, आपको पता था कि एक तरीके से मैंडेटरी भी हो गया था वैक्सीनेशन। कई चीजों को एक्सेस करने के लिए आप ट्रैवल नहीं कर पाते थे या कुछ सर्विसेज नहीं ले पाते थे, क्योंकि वो मैंडेटरी वैक्सीनेशन का आपको सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए था। बट बाकी संदर्भ में ये शायद एक थोड़ा सा चॉइस भी आता है, तो वो चॉइस कैसे लोग उसको एक्सरसाइज करते हैं उसके बारे में हमने सोचने की कोशिश की है। अगला स्लाइड प्लीज। तो जो ये पहला प्रोजेक्ट था हायर वैक्सीनिटी 1.0, ये एक क्वालिटेटिव स्टडी थी जिसमें हमने कई इंटरव्यू किए समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ, और ये अक्टूबर 2021 से फरवरी 2023 तक चला। और इसमें हमने कोशिश की कि ट्रांसजेंडर और डिसेबिलिटी कम्युनिटी जो है उनके क्या चैलेंजेस थे, क्या प्रॉब्लम्स थी वैक्सीनेशन के संदर्भ में, और ये कोविड वैक्सीन के ऊपर फोकस था। तो हमने ट्राई किया ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या उनकी नीड्स थी और क्या वो वैक्सीन ले पाए, और किस टाइप के सिस्टमिक इश्यूज थे जिससे हम ये सीख पाए कि पॉलिसी मेकर्स को हम क्या सजेशन दे सकते हैं। अगला स्लाइड प्लीज। ये जो हमारी की फाइंडिंग्स मैं थोड़ा जल्दी आपको बताऊंगा। इसके जो हमारे पेपर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे कलीग्स को कि वो चैट विंडो में जो हमारे पेपर्स थे वैक्सीनेटरी 1.0 के, उसके कुछ लिंक्स डाल दें ताकि आप में से जो भी इंटरेस्टेड है उन्हें पढ़ सकते हैं। बट कुछ चीजें ये आई कि जो लोग इन मार्जिनलाइज कम्युनिटी से होते हैं उनमें कई बार मल्टीपल हेल्थ नीड्स होती है। फॉर एग्जांपल जो हम कोमोर्बिडिटी बोलते हैं, इसका मतलब हमको क्रॉनिक कंडीशन भी हो सकती है, साथ में डिसेबिलिटी हो सकती है, या फिर वो किसी उनकी कोई मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको पता है कि कोविड के दौरान वैक्सीनेशन का एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाया गया, बट उस प्रायोरिटी लिस्ट में कई ऐसे लोग नहीं थे जिनको ये मल्टीपल कोमोर्बिडिटीज थी। तो अगर आप उम्र में कम थे, कम के थे, बट आपको और साथ में डिसेबिलिटी थी, तो आप उस लिस्ट पे अपने आप को देख नहीं पाते, जबकि आप कोविड के इफेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल थे। आपको सीरियस कोविड हो सकता था और आपको उसके कारण आपकी डेथ भी हो सकती थी, बट कई कारणों से इसको सोचा ही नहीं गया वैक्सीनेशन प्लानिंग में। अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर जाते भी तो आपको कई बार वो सेंटर एक्सेसिबल नहीं मिलता, या फिर आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती, तो उसके कारण भी कई लोगों ने इनिशियली वैक्सीन नहीं लिया। और फिर ऑब्वियसली कई इन कम्युनिटी के मेंबर्स ऐसे हैं जो मार्जिन्स पे रहते हैं, जो कि डिपेंडेंट हैं डेली वेज अर्निंग पे, या जिनकी इनकम इम्पैक्ट हुई कोविड में, तो उसके कारण भी कई चैलेंजेस हुए उन्हें वैक्सीनेशन एक्सेस करने के लिए। तो ये पहली सीख थी हमारे लिए। दूसरी सीख जो थी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जिसमें हमने ये देखा कि जो उनकी स्पेशल नीड्स होती है, हेल्थ नीड्स इन समुदायों की, क्यों फॉर एग्जांपल जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सदस्य होते हैं, वो कई लोग ट्रांजिशन कर रहे होते हैं जिसमें वो हार्मोन्स लेते हैं या थेरेपी लेते हैं, तो उनको ये डर रहता था कि मैं जो ये थेरेपी जो हम ले रहे हैं इसका वैक्सीनेशन के साथ कैसे इंटरेक्शन होगा, और वो इंफॉर्मेशन कई बार अवेलेबल ही नहीं होती थी। तो वो ये डिसाइड करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि मैं हमें वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इससे हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर होगा, जो मेरा ट्रांजिशन का प्रोसेस चल रहा है उस पर क्या असर होगा। तो अगर, और ऐसा ही डिसेबिलिटी कम्युनिटी के साथ भी हुआ कि उन्हें भी नहीं पता था, क्योंकि मेरे को मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, कोमोर्बिडिटीज हो सकती हैं, कि अगर मैं ये वैक्सीन लेता हूँ या लेती हूँ या लेते हैं तो उससे मुझ पे क्या असर हो सकता है, और क्या मैं ज्यादा बीमार हो जाऊं, उसका भी डर रहता था लोगों को। और वो इस सवाल को जवाब ढूंढने के लिए कई बार कोशिश की उन्होंने, तो हर बार उनको कई बार ये जवाब नहीं मिल पाता। कुछ संदर्भ में वो शायद अपने दोस्तों से पूछ पाते थे, कुछ डॉक्टर्स जिनके साथ जिनको वो अच्छे से जानते हैं उन्होंने थोड़ा सा उनको हेल्प किया, बट सिस्टम की तरफ से ये जवाब नहीं थे कई बार। तीसरी थीम जो हमें मिली, अगला नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जिसमें ट्रस्ट की बात हुई, जो विश्वास की बात होती है। अब जैसा वैक्सीनेशन जो था वो एक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था, तो ये देखा गया कि जो ट्रस्ट था वो कम्युनिटी में तो था, कम्युनिटी के लीडर्स में भी था, और कुछ शायद जो की ओपिनियन लीडर्स होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जिनके साथ कम्युनिटी के लोग काम करते हैं, उनमें था। बट
स्वास्थ्य प्रणाली जो है या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसने वैक्सीनेशन बनाया है, साइंटिफिक बॉडीज है, उनमें शायद कभी कभी ट्रस्ट का कमी थी या डेफिसिट था। और ये एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि जब तक आप वो ट्रस्ट नहीं एस्टैब्लिश कर पाते तो कई लोग ये डिसीजन नहीं लेंगे कि हम कंफर्टेबल हैं ये वैक्सीन लेने के लिए, ये वैक्सीन हमारे लिए है या नहीं है। तो वो ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला स्लाइड प्लीज। और जो चौथा थीम था वो ये हमें बताता है कि मल्टीपल जो चैलेंजेस थे उसके कारण कई लोग इन समुदायों से क्यों नहीं वैक्सीन ले पाए। चाहे वो ऐसी चीज हो, अगर कोई डिसेबिलिटी है, किसी को डिसेबिलिटी है और वो डिजिटल रजिस्ट्रेशन की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आसान नहीं होता क्योंकि वो बहुत जल्दी टाइम आउट हो रहा था और अब फास्टेस्ट फिंगर्स टाइप का एक राउंड होता था, या मैंडेटरी आईडी कार्ड्स की रिक्वायरमेंट होती थी जो हर जने के पास नहीं हो सकता होता है। ट्रांसपोर्ट, अगर आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे जाना है तो आपको पता है उस टाइम लॉकडाउन कई बार होते थे, एम्बुलेंसेज नहीं मिलती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता था। तो अगर आपको डिसेबिलिटी भी है तो और भी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि ऐसे वाहन जो डिसेबल्ड लोगों को ले जा पाए वो बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं। वैक्सीनेशन सेंटर आप पहुंच भी गए तो वैक्सीनेशन सेंटर में क्या किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी है वो अंदर जा पाते हैं आसानी से, अगर वो ऊपर है तो वहां लिफ्ट है कि नहीं, तो उस टाइप के सवाल भी थे। और अगर आप पहुंच भी जाएं तो आपको एक रिस्पेक्टफुल मैनर में आपसे डील किया जाता है कि नहीं किया जाता, तो उसके बारे में कई खामियां थी जो हमें हमारे डेटा ने भी बताया कि ये एक मेजर इश्यू था इन समुदायों के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इन सीखों से हमने ये देखा कि जो ये एक तरीके से मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सक्लूजन है, आपको दूर रखा जा रहा है मेन स्ट्रीम से, मेन स्ट्रीम प्रोग्राम से, आपके बारे में सोचा नहीं जा रहा है, आपके लिए ये प्रोग्राम्स को डिजाइन नहीं किया जा रहा है। तो ये समुदाय के लोगों ने हमें बार बार अलग अलग संदर्भ में जब उन्होंने इंटरव्यूज में बात की तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उन्होंने कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी बताए कि कहाँ पे अच्छे प्रोग्राम्स हुए जिसके कारण वो फिर कॉन्फिडेंट हुए वैक्सीनेशन लेने के लिए, या फिर जहां उनको मदद मिली, या फिर जहां उनका फोकस रहा कि हाँ इन इन समुदाय के लोगों के लिए हमें स्पेशल प्रोग्रामिंग करनी चाहिए ताकि वो भी वैक्सीनेशन का फायदा उठा पाए। तो वो भी सीखे हमने फिर कैटलॉग करके प्रेजेंट की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो ये तो हो गई वैक्सीन इक्विटी 1.0 की बात। अब जो दुनिया भर में चल रहा है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, तो एक उनका इनिशिएटिव जिसको बेस्ट फ्रेमवर्क बोला जाता है और सर्वे बोला जाता है, जो कि बिहेवियरल और सोशल ड्राइवर्स ऑफ वैक्सीनेशन, जो हमने बात की कि सामाजिक परिवेश क्या रहता है, लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि वो वैक्सीन लें या टीका लें, टीकाकरण कराएं कि नहीं। तो उसके लिए एक बेस्ट फ्रेमवर्क और सर्वे डेवलप किया गया है जिसमें ये कोशिश की जाती है समझने की कि लोग कैसे डिसीजन लेते हैं कि उनको वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं, किस टाइप का डेटा हम जनरेट कर सकते हैं ताकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को इंप्रूव किया जा सकता है। तो वो बेस्ट फ्रेमवर्क और बेस्ट सर्वे कहलाया कहलाया जाता है। अगली स्लाइड प्लीज। बट ये जो फ्रेमवर्क है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को के लिए पूरा फिट नहीं बैठता है। जो बिहेवियरल, सोशल और स्ट्रक्चरल इश्यूज होती हैं इन समुदायों में, उसके लिए शायद ये पूरा फिट नहीं होता है। और यही हमने रियलाइज किया जब हमने इस सर्वे को और फ्रेमवर्क को एनालाइज किया, तो हमें लगा कि ये जरूरी है कि हम इस फ्रेमवर्क को, जो कि एक ग्लोबल फ्रेमवर्क है, डब्ल्यूएचओ का फ्रेमवर्क है, कि उसको एक्सपैंड किया जाए, उस पर और काम किया जाए और इन समुदायों के लिए कैसे उसको अडेप्ट किया जा सकता है ताकि ये और इंक्लूसिव हो। तो ये जो सर्वे टूल्स हैं, जो फ्रेमवर्क है, उसको हम कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो वही हमारा इस करंट प्रोजेक्ट का फोकस रहा है कि हम कैसे बेस्ट सर्वे को एक्सपैंड और अडेप्ट कर सकते हैं और वैलिडेट कर सकते हैं, और इसको कैसे हम रिपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से कि जो ये फाइंडिंग्स है उससे हमें एक बेहतर फ्रेमवर्क और सर्वे मिले। और आगे की स्लाइड्स में मेरे कलीग्स आपको इसके बारे में थोड़ा और बताएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो हमारी प्रोजेक्ट टीम रही है उसमें कई लोग आज वेबिनार में जुड़े भी हैं, तो आप देखेंगे कि हम अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग एक्सपर्टीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज से आते हैं। बट हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो खुद को आइडेंटिफाई करते हैं इन कम्युनिटीज से जिसमें हमने काम किया, क्वेयर, इंटरसेक्स और डिसेबिलिटी कम्युनिटी से। और ये एक तरीके से हम इसको अपनी एक स्ट्रेंथ मानते हैं कि हमारी टीम लिव्ड एक्सपीरियंस भी लाती है साथ में, और हमने इसको बिल्कुल सेंटर में रखा है अपने एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमारा बहुत सपोर्ट जो मिला है हमें वो हमारे
सामुदायिक नेतृत्व समूह से मिला है, जो कि आगे कम्युनिटी से ड्रॉन है, लीडर्स हैं इन कम्युनिटीज के, और उन्होंने हमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट फीडबैक दिया ऑल थ्रू आउट द स्टडी। बिगिनिंग में जब हम डिजाइन कर रहे थे, जब हम स्टडी कंडक्ट कर रहे थे, जब हम स्टडी एनालाइज कर रहे थे, जब हम डेटा प्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं, उनके इनपुट्स के कारण ही हम आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं कि हमारे पास कुछ फाइंडिंग्स है जो हम शेयर कर पाते हैं, और हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं उन सबको। सामुदायिक नेतृत्व समूह के साथ हमारे यहाँ एक छोटा एडवाइजरी ग्रुप भी था, जो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, जिसमें एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग एरियाज में। कुछ उनमें से लिव्ड एक्सपीरियंस की एक्सपर्टीज लाते हैं, कुछ एकेडमिक एक्सपर्टीज लाते हैं, और उनके इनपुट्स भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से या पॉलिसी लिंकेज के हिसाब से, और उनके इनपुट्स भी हमने रेगुलर बेसिस के लिए, और उन्हें भी हम धन्यवाद देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं अपने कलीग शैरिन को हैंड ओवर करूंगा। शैरिन कोऑर्डिनेटर है आई हेयर में, और इस स्टडी की वन ऑफ द लीडर्स रहे हैं, और शैरिन अब आपको मेथड्स या तरीके बताएंगे कि हमने इस स्टडी कैसे। शैरिन, आपको ओवर टू यू। थैंक यू अनंत। तो हमने ये ओके, तो हमने ये जाना कि मेरा वीडियो चल रहा है और ऑडियो सुनाई दे रहा है। You're audible, yeah. आपका वीडियो भी साथ है प्लीज। ठीक है। तो अनंत ने हमें बताया कि हम वो जो क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स थी, जो इतने सारे इंटरव्यूज के कोट्स हमने देखे, उनको इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा सर्वे बनाएं जिनसे हम प्रोग्राम और बेटर कर सकते हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जो हैं। तो उस उद्देश्य तक पहुंचने के जो तरीके थे वो मैं अभी शेयर करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड। तो पहली चीज़ जो है वो है जिस दृष्टिकोण से हमने ये प्रोजेक्ट किया है। तो रिसर्च में ज़्यादातर पॉलिसी डिसीजंस में ज़्यादातर जो समुदायों के ऊपर पॉलिसीज़ या डिसीजंस लिए जाते हैं उनको इन्वॉल्व कम किया जाता है। तो इस रिसर्च में ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि शुरू से अंत तक हम जिन कम्युनिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं वो हमारी रिसर्च करने में पार्ट रहें, सिर्फ एक बेनिफिशियरी या रेसिपिएंट ना हो रिसर्च डिसीजंस का या रिसर्च प्रोजेक्ट्स का। तो ये हमने 3 तरीकों से इंश्योर किया है। पहला जो है वो है टीम में प्रतिनिधित्व, जो अभी अनंत ने हमें बताया कि हमारी टीम में जिन 3 कम्युनिटीज़ के साथ हम काम कर रहे हैं उनसे काफ़ी लोग उन कम्युनिटीज़ से आते हैं। दूसरा जो है हमारा कम्युनिटी लीडरशिप ग्रुप, जो नेतृत्व समूह है जिनके बारे में अनंत बात कर रहे थे। और तीसरा है हम अलग अलग स्टेजेस पर कम्युनिटीज़ के साथ कंसल्ट कर रहे थे कि हमें क्या सवाल पूछने चाहिए, क्या भाषा यूज़ करनी चाहिए, कौन से सवाल ज़रूरी हैं उस मुद्दे पर, कौन से मुद्दे ज़रूरी हैं इस रिसर्च में। तो हर स्टेज पर हमने उनकी गाइडेंस ली, और वो हमारे प्रोजेक्ट का पूरा दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी था। जिन लोगों ने हमारे सर्वेज लिए भी हैं वो भी हमारे इन तीनों कम्युनिटीज़ से आते हैं, डिसेबिलिटी, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर डाइवर्स। तो अगला स्लाइड। तो मैं आपको रिसर्च का जो प्रोसेस है उसके फ्लो के थ्रू लेके जाता हूँ। तो पहला चीज़ जो है वो है आइटम जनरेशन। तो ये पहला स्टेज था। इसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बनाना तो चाह रहे हैं सर्वे, बट हम क्या सवाल पूछें और कौन से सवाल ज़रूरी हैं। तो पहला था कि हम देखना चाहते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस करता है या क्या बैरियर्स हैं वैक्सीन एक्सेस के लिए, कोविड-19 वैक्सीन एक्सेस के लिए इन 3 कम्युनिटीज से। तो ये जो फैक्टर्स जो आइडेंटिफाई करे हैं हमने वो 4 तरीकों से करे हैं। पहला है जो हमने शुरुआत में अनंत ने कोट शेयर किए थे, वो वैक्सीन इक्विटी 1 स्टडी के थे। तो उन सारे इंटरव्यूज को हमने दोबारा से एनालाइज किया ताकि हम ये फैक्टर्स ढूंढ पाएं। दूसरा था हमने इंटरसेक्स कम्युनिटी, क्योंकि पहली स्टडी में इंटरसेक्स कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं थी, तो हमने इंटरसेक्स कम्युनिटीज़ के साथ इंटरव्यू लिए और कम्युनिटी मेंबर्स के साथ इंटरव्यू लिए और वहाँ से भी फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए। तीसरा जो था, क्योंकि ये जो सर्वे है वो वैक्सीन प्रोग्राम में जो काम करते हैं वो लोग यूज़ करेंगे, तो उनसे भी हमने बातचीत की कि देखने के लिए कि कौन से एस्पेक्ट ज़रूरी हैं और कौन से एस्पेक्ट्स भाषा या लेंथ को लेकर ज़रूरी हैं कि जो हम सर्वे बना रहे हैं वो यूज़ भी कर पाएँ जो वैक्सीन प्रोग्राम मैनेजर्स हैं। और चौथा जो है, हम ये देखना चाह रहे थे कि हमसे पहले अगर कोई भी स्टडी हुई है इस मुद्दे पर
तो हम उनकी उनके उनके फैक्टर्स जो करें वो भी कैसे इनकॉर्पोरेट कर पाए स्टडीज में। तो ये सारी तरकीबों से हमने 66 सवाल बनाए थे। और अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें कौन से सवाल पूछने चाहिए, जो सारे फैक्टर्स निकल के आए हैं, उन हर एक फैक्टर का एक एक सवाल। और उसके बाद हमने ये देखने की कोशिश करी कि ये 66 के 66 सवाल तो हम नहीं पूछ सकते हैं। तो अब हम इनमें से कौन से सबसे ज़रूरी हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो ये डिसीजन लेने के लिए कि कौन से सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने 18 लोगों का एक ग्रुप बनाया। ये लोग अगेन जो हमारी डिसेबिलिटी, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर डाइवर्स कम्युनिटी से थे, और वैक्सीन प्रोग्राम मैनेजर्स भी थे। तो हर एक व्यक्ति ने 1 से 5 के स्केल पर हर सवाल को, सारे जो 66 सवाल हैं, अम, उनको रेट किया। एक है कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, और ये जो सर्वे का उद्देश्य है उसके साथ नहीं जा रहा है। और 5 बहुत ज़रूरी है, और ये सर्वे के उद्देश्य के साथ बिल्कुल रेलेवेंट है। तो 80 जिन जिन सवालों पर 80% लोगों का अग्रीमेंट था कि हाँ ये सबसे ज़रूरी है, वो हमने इंक्लूड करे। और आखिर में हमारे पास 52 सवाल थे। इसके बाद हमारा जो सर्वे था वो 2 भाषाओं में ट्रांसलेट करने का हमने सोचा था। एक इंग्लिश में बनाया गया था और फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। हम और भाषाओं भी करना चाहते थे, बट हमारा प्रोजेक्ट छोटा था, तो हम इसमें एक ही भाषा में ट्रांसलेट कर पाए। और इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। एक था कि हाँ, हम भाषा तो ट्रांसलेट कर ही सकते हैं, बट जो कल्चरल अडेप्टेशन जो हिस्सा है इसका, वो ये है कि हम जो पूछना चाह रहे हैं और जो लिखा है हमने, क्या पार्टिसिपेंट वही समझ रहा है उससे। तो इसके लिए हमने एक इंटरव्यू किए थे, उनको बोलते हैं कॉग्निटिव इंटरव्यूज। उसमें हम पूछते हैं कि आपको इस सवाल से क्या समझ आया, इसको क्या हम अलग तरीके से बोलें, वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होता है कि अब हमने डिसाइड कर लिया कौन से फैक्टर्स है, कौन से सवाल हैं। आखिर में हम ये भी देखते हैं कि सबसे सरल तरीके से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं ये सवाल, ताकि जो ऑप्शंस हैं वो सारे क्लियर हों पार्टिसिपेंट को। तो इस प्रोसेस को लेकर फिर हमने लैंग्वेज और कल्चरल अडेप्टेशन भी किया। उसके बाद फाइनली हमने एक गूगल फॉर्म जैसा एक प्लेटफॉर्म है, उसको रेड कैप बोलते हैं। उस पे हमने ये दोनों सर्वे अपलोड किए। और हमने 236 सर्वे कंप्लीट कर पाए। और इसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय है वो फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को जाता है। जो हमारे पास 10 से ज़्यादा फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स थे डिसेबिलिटी, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर डाइवर्स कम्युनिटी से। और उन्होंने हमारे सर्वे को कंप्लीट करने में रिसर्च टीम के साथ बहुत प्रभावित रोल प्ले किया है। तो अभी हम थोड़ी देर में कुछ फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स से भी सुनेंगे कि उनका क्या अनुभव था। इसके बाद जब ये 236 लोगों का डेटा आया हमारे पास, उसके बाद हमने 2 तरीके के एनालिसिस किए थे। सरल भाषा में एक है ये देखने के लिए कि सर्वे कितना अच्छा है, कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो हर एक सवाल है उस पे कितने प्रतिशत लोगों ने कितना जवाब दिया है। तो ये 2 तरीके से हमने एनालिसिस किया, जो हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। बट उससे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा कुछ फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को, जो हम ये जो पूरा प्रोसेस रहा है उसके बारे में थोड़ा शेयर करेंगे। उनके बिना बिल्कुल ही ये जो नंबर 236 का है वो नहीं पहुंच पाते हम। तो पहले जो व्यक्ति हैं जिन्हें मैं इनवाइट करना चाहूँगा वो है आनंद जी। आनंद जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। सर्वे की ट्रेनिंग के वक्त और सर्वे लेते वक्त क्या अच्छा था, क्या बाधाएं थी, आपका अनुभव कैसा था? सभी को नमस्कार। मेरी आवाज पहुंच रही है सभी को? हेलो जी जी जी। जी। सभी को नमस्कार। मैं आनंद मालाकार मध्य प्रदेश विकलांग मंच से। और जो
इस सर्वे कार्यक्रम के दौरान वैक्सीनेशन कोविड-19 प्रोग्राम के अंतर्गत जिन लोगों का वैक्सीनेशन को लेकर के हम लोगों ने काम किया, जिसमें कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इसके लिए मैं पहले तो इस कार्यक्रम को बनाने के लिए संगत को धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाया, कि कम से कम हमारे लोगों के अनुभवों को हम इकट्ठा कर पाएं और ये बता पाएं कि हमारे जो लोगों को क्या फायदा हुआ वैक्सीन लगाने से, या उनका क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके सामने आई उसको लेकर के। मैं अपने तरफ से मैंने जो सर्वे किए हैं सारे डिसेबल्ड लोगों के, और क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है मध्य प्रदेश विकलांग मंच, हम लोग डिसेबिलिटी राइट्स को लेकर काम करते हैं। और जहां पर कोविड-19 के समय हमारे लोगों ने कोरोना वॉरियर के रूप में काम भी किया, और दूसरा उन लोगों ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत में लोगों को कोविड-19 के दौरान वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित भी किया। ऐसे कई लोग जो थे, उन लोगों तो मैंने ऐसे ही लोगों का चयन किया था जिन्होंने कम्युनिटी बेस्ड काम किए थे और खुद ने अपना वैक्सीनेशन लगाया था। तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा इसके दौरान में, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती है शुरुआती दौर में, क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन को आगे लीड करना, और उसके साथ में लोगों से साथ में वार्तालाप करना। ये अलग अलग चीजें होती हैं जिसमें हमें समझना पड़ता है कि हम लोगों के सामने किस तरीके से हम लोग बात कर पाए और उनसे आउटकम कैसे ले पाए। तो ज़्यादा प्रॉब्लम जहाँ पर इस चीज़ को लेकर के आया कि पहले तो लोगों का चयन करना है कि हम कहाँ अलग अलग डिसेबिलिटी के साथ में हम कैसे बात कर पाएं और किस तरीके से उनका समय ले पाएं। तो पहला, जब मुझे इसके बारे में जब जानकारी नहीं हुई थी, तो मेरा जो सब फर्स्ट मेरा खुद का सर्वे जब हुआ था, जो कि हमारे जो आप संगत के साथी थे, क्या नाम था उनका, शायद मैं ध्यान भूल रहा हूँ उनका। उन्होंने पवित्रा जी, सॉरी, इन्होंने हाँ, मेरा पवित्र। इंटरव्यू लिया था। तो उस समय मुझे समझ में आया था कि ये सर्वे किस तरीके से होगा, और उन्होंने मुझे काफी अच्छे से, उन्होंने मेरा आधा घंटे का समय लिया और सर्वे किया। जब मुझे इसके क्वेश्चन सारे समझ में आए, और क्वेश्चन समझने के बाद जब हमने इसको पूरा किया, तो सारे लोगों से जब हमने चर्चा की, तो जिसमें कोविड-19 के दौरान आने वाली समस्या प्लस वैक्सीनेशन लगाना और वैक्सीन सेंटर तक पहुंचना, ये तीन तीन चीजें समझ में आती है कि जहां पर कोविड का डिसीजन लेना, कोविड-19 के लेकर के सेंटर तक पहुंचना, और कोविड-19 का टीकाकरण लेना, ये बड़ी समस्याओं से जो लोग जूझे उसका। इसमें एक चीज और था कि कुछ लोग ऐसे, दो तीन चार लोग ऐसे भी मुझे नजर आए जिनका मैंने इंटरव्यू नहीं किया। कारण ये था कि उन उन लोगों ने वैक्सीन लगाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि हमने वैक्सीन लगाया नहीं तो हम इंटरव्यू क्यों दें, है ना। तो क्योंकि वैक्सीनेशन पे उनको भरोसा नहीं था, और जब उन्होंने मुझे मना किया, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्यों आप मना, मतलब आप वैक्सीन क्यों नहीं लगाया। और तो उनका ये कहना था कि वैक्सीन लगाने से फायदा क्या है, हमारी आज लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो हम उस समय हमने लगाया नहीं, तो हम आज अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमने इस वैक्सीन को लगाया नहीं। इस तरीके से उनके क्वेश्चन थे। तो मैंने तीन चार लोगों से इस चीज को इस चीज को जानने का कोशिश किया। और बाकी बेसिकली ये रहा कि वहां पर एक ये
इंटरव्यू के दौरान में मुझे ज़्यादा परेशानियां नहीं हुई, क्योंकि सारे लोग समझदार थे जिन लोगों ने बातचीत किया। बस ये 2-3 लोगों से मुझे प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन ये था कि वैक्सीन पर किसी ने 1 लगाया, किसी ने 2 लगाया, और प्रायः ज़्यादा अधिकतर ये देखे गए कि किसी-किसी ने तीनों वैक्सीन लगाई हैं। और मेरे साथ में जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं, वहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक नज़र नहीं आया। लेकिन मेरे अनुभव के दौरान में जिन अदरवाइज़ आउट ऑफ स्टेट में बात करें या कहीं बात करें, तो मेरे परिचित 2 या 3 लोग हैं जिन लोगों को वैक्सीनेशन के दौरान लगाने के बाद में परेशानी हुआ, तबीयत वगैरह खराब हुआ, हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हुआ। ये चीज़ें वैक्सीन लगाने के बाद में, पहला वैक्सीन लगाने के बाद में उनको प्रॉब्लम आया। लेकिन मेरे इंटरव्यू के दौरान जो मैंने इंटरव्यू लिए हैं, उसमें किसी को भी कोई वैक्सीन लगाने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। रही बात देखिए, एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट बनाने की जहाँ बात आती है कि कोविड-19 के समय डिसेबल्ड लोगों के साथ में जो प्रॉब्लम होती है, उसको लेकर के एक डिज़ास्टर बनाना चाहिए कि वहाँ पर विकलांग व्यक्ति जाएगा तो उसको किस-किस तरीके की सुविधाओं का वो सुविधाएँ होना चाहिए, जिसको लेकर के वो वहाँ तक पहुँच सके और उसको जानकारी प्राप्त हो। कहीं-कहीं पर ये चीज़ें देखी गई, लेकिन ये जो ग्रास रूट के जो लोग थे, जो अंदर अंदर जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर हम बात करते हैं, वहाँ पर ये सुविधाएँ उतनी नज़र नहीं आई, जहाँ पर हमें कोविड-19 के दौरान जो परेशानियाँ होती है डिसेबल्ड पर्सन के साथ में, वो आनी चाहिए। तो कुल मिला के यही था कि कोविड-19 का जो सर्वे हम लोगों ने जो किया है, वो सर्वे काफ़ी अच्छा भी रहा, सार्थक भी रहा। और मैंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया कि लोगों से सही रूप से जो सही मैसेज है, वो सर्वे के दौरान निकल के आए, वो चाहे प्लस पॉइंट में हो, चाहे माइनस पॉइंट में हो। लेकिन मेरे पास में जितना भी सर्वे हुआ, वो दोनों चीज़ों पर नज़र आता है। तो इस बस इतना ही कहूँगा मैं कि ये एक अच्छा प्रोग्राम है, और इसका एनालिसिस करने के बाद में क्या रिपोर्ट आया है, वो तो पता चलेगा। अ, इसके लिए मैं एक बार फिर संगत को धन्यवाद देता हूँ, सारे पार्टिसिपेंट को धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके के जो एनालिसिस हैं, वो होते रहें। धन्यवाद। थैंक यू आनंद जी। जी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग था जो आपने बोला कि जो वैक्सीनेशन का सिस्टम है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर एक छोटा सा सिस्टम है जो डिसेबल्ड लोगों को इंक्लूड करना चाहिए जिसमें और ये भी कि बहुत रेंज है कम्युनिटी में, कुछ लोगों ने 1 लिया है डोज, 2 लिए हैं, 3 लिए हैं, नहीं भी लिए हैं। और सारे ही स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू शेयर करने के लिए। अम, अगला मैं रेयांश को बुलाना चाहूँगा। रेयांश भी हमारे साथ एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं, और उन्होंने प्राइमरीली ट्रांस समुदाय के साथ इंटरव्यू लिए हैं। तो आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं रेयांश। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, बढ़िया आ रही है। हाँ, नमस्कार सभी को। मेरा नाम रेयांश है। मैं पुणे महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैं एक ट्रांसमैन हूँ। तो बेसिकली मैंने जो इंटरव्यूज लिए थे, मैंने पूरा ही ट्रांस कम्युनिटी में लिए थे, ट्रांस वुमेन्स और ट्रांस मैन। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत तो आई नहीं, बिकॉज मैं खुद कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे कॉन्टेक्ट्स ढूंढने में कुछ ज़्यादा वक्त लगा नहीं। बट हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत सारे थे, बहुत सारे नहीं भी थे, कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे भी थे एक्सपीरियंस लोगों के कोविड के वक्त। अ, बहुत सारे इश्यूज डॉक्यूमेंट को लेके थे,
क्योंकि बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंटेशन बनाने मतलब उनका डॉक्यूमेंट्स बने नहीं थे, या फिर कोई कोई लोग जो माइग्रेट हुए उन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे कोविड के टाइम पे। बहुत सारे लोग रूरल एरिया से आए थे, तो उनको दिक्कतें हुई। बट हाँ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो पुणे में काम करते हैं कम्युनिटी को लेके, तो उनकी तरफ से उन्हें बहुत सारे बहुत हेल्प हुआ है वैक्सीनेशन लेने में। अगेन हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में मेरा ही खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है कि मैं जब मतलब कोविड-19 जब चालू था, तब मैं मेरे गांव गया था। तब मेरा डैड नेम से मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड था, वो डॉक्यूमेंटेशन मेरे डैड नाम से थे। और मैंने मेरा फर्स्ट वैक्सीन वो डैड नेम का मतलब जो आधार कार्ड था वो दिखाया था तभी। और जब सेकेंड वैक्सीनेशन लेने का टाइम आया, तब मेरा डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो गया था। तो मुझे वहाँ दिक्कत आई थी कि मेरे जो वो जो आधार कार्ड का सॉरी कोविड वैक्सीन का ये जो ये आता है हमारे पास, क्या बोलते हैं उसको, सर्टिफिकेट आता है कोविड का जो सर्टिफिकेट आता है फर्स्ट वैक्सीन का, तो वो मेरा डेड नेम से आया था। और जो सेकेंड वैक्सीनेशन में लेने गया, तो फिर मुझे वहां से फिर से फर्स्ट वैक्सीनेशन वहां पे दिखाई गया था, बल्कि मैंने ऑलरेडी 2 वैक्सीनेशन लिए थे। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आया, क्योंकि फिर ट्रैवलिंग करने के टाइम पे मुझे 2 वैक्सीन लेना इम्पोर्टेंट था वो वक्त पे। तो फिर वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट एनी हाउ मैंने कुछ सॉर्ट आउट कर लिया था वहाँ पे, क्योंकि थर्ड वैक्सीन भी आया था तब। तो फिर मैंने उनको बताया कि मेरा ये सेकेंड वैक्सीन मतलब है, और मैंने थर्ड वैक्सीन भी ले लिया था, मतलब वैसे मैंने किया था। अगेन ट्रांस लोगों में जो भी ट्रांजिशन करवाते हैं बहुत सारे लोगों को, हाँ उनको यही क्वेश्चन आता है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रेप का मेडिसिन भी ले रहे होते हैं, तो उनको वो भी मतलब दिक्कतें आती है कि ये भी लेना चाहिए, इससे कुछ हेल्थ इश्यूज होता है या नहीं होता है। तो ये सारी चीजें बताने वाला शायद से तभी कोई नहीं था, या फिर बहुत सारे लोगों को ये सारे क्वेश्चंस माइंड में आए होंगे कि सच में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो वो एक दिक्कत थी लोगों को कि लोग डर रहे थे वैक्सीन्स लेने के लिए। फिर भी बहुत सारे लोगों ने एक वैक्सीन लिया है, या फिर कई लोगों ने लिया भी नहीं है, जिनका इंटरव्यूज मैंने किया नहीं। बट हाँ, मेरी बात बहुत लोगों से हुई है अम, कि वैक्सीन लेते टाइम आपको कुछ दिक्कतें आई है या नहीं आई है। बट हाँ, बहुत सारे लोगों ने एक ही वैक्सीन लिया है, और जो माइग्रेंट्स थे उनको तो बहुत जरूरी था कि 2 वैक्सीनेशन लेना ही चाहिए उनको, तो तब उनको वहाँ पे दिक्कतें आई है। यस। और ज्यादा तो दिक्कतें कुछ आई नहीं मुझे। बाकी सब तो ट्रांस कम्युनिटी में बस यही कि उनका HRT वगैरह चालू होगा, तो वो एक दिक्कत थी, डॉक्यूमेंटेशन एक दिक्कत थी उनके लिए। या फिर उनके पास, या फिर वो कौन से लोगों तक ये कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए ये सारी चीजें शेयर शेयर करने के लिए, या फिर उनके पास कंसल्ट करने के लिए। या दैट्स इट। थैंक यू। थैंक यू रेयांश। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और अभी जो आप दोनों ने फैक्टर्स बताए वो ईशा भी डिस्कस करेंगे कि पूरे डेटा में कैसा निकल के आया। लेकिन हाँ, मतलब आपने अलग अलग इंटरसेक्शंस के चैलेंजेस बताए कि ग्रामीण क्षेत्र से अगर हैं, माइग्रेंट्स हैं, तो किस तरीके से अफेक्ट हो सकता है। आनंद जी ने भी ग्रामीण क्षेत्र में सर्विसेज नहीं पहुंचती है बताया। तो ये बहुत आई थिंक वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं। तो मैं अब आगे बढ़ते हुए ईशा को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू ईशा। Thank you, Sharon.
आ, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि अ, किस तरीकों से हमने सर्वे बनाया, फिर या फिर किस तरीके से वो सर्वे लिया गया था, और फिर एफआई से हमने एक्सपीरियंसेस भी थोड़े से डिस्कस किए। तो उसी के ऊपर उसी से आगे बढ़ते हुए मैं आपके साथ जो हमने एनालिसिस किया, तो उसके बाद हमें क्या उसके बाद हम लाइक वो एनालिसिस में हमें हमने क्या दिखाई दिया उसके बारे में बताना चाहूंगी। तो जैसे कि शायद बता रहे थे, दो तरह का एनालिसिस हमें फोकस किया था। एक जो था जिसमें हम ये देखना चाहते थे कि जो सर्विस लिए गए हैं उनमें से जो डेटा आ रहा है वो हमसे क्या बात कर रहा है, या वो हमें क्या दिखा रहा है, किस तरीके से के चैलेंजेस दिखा रहा है, किस तरीके के एटीट्यूड्स दिखा रहा है टीकाकरण की तरफ। या फिर क्या हम ये देख सकते हैं कि ऐसी कोई चीजें हैं जिनकी वजह से लोगों की टीकाकरण करने की इच्छा कम ज्यादा हो रही है, या फिर टीकाकरण तक पहुंचने की जो सुगम्यता है वो कम ज्यादा हो रही है। अ, ये एक एनालिसिस का भाग था। और दूसरा ये भाग था जो हम देख रहे थे कि जो हम ये सर्वे बना रहे हैं, ये टूल जो बना रहे हैं, क्या ये टूल हम वैलिडेट कर सकते हैं, क्या हम उसे जनरलाइज कर सकते हैं, ताकि आज हम ये इस प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं, अगर कोई और एक सिमिलर स्टडी करना चाहता है, सिमिलर इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, जैसे कि कोई अ, मान लो कोई वैक्सीन प्रोग्राम मैनेजर हो जो यही देखना चाहता है कि ट्रांस कम्युनिटी, डिसेबिलिटी कम्युनिटी, इंटरसेक्स कम्युनिटी में क्या एटीट्यूड्स है वैक्सीनेशन की तरफ, तो वो भी ये टूल इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए हम टूल वैलिडेशन भी देखना चाहते थे। तो ये दो तरह के एनालिसिस हमने किए हैं। जो सर्वेज किए गए थे, उनके जो डेमोग्राफिक्स है, वो भी बहुत क्विकली आई उनके बारे में बताती हूँ। तो कुछ कुछ लाइक जो 236 सर्वेज लिए गए, उनमें से कुछ सर्वेज हमें कंप्लीट ना होने की वजह से, या फिर कुछ आंसर्स ठीक से रिकॉर्ड ना होने की वजह से हमें ड्रॉप करने पड़े। लेकिन जो फाइनल नंबर्स थे वो कुछ ऐसे थे कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में से हमने 162 सर्वे किए थे, डिसेबिलिटी कम्युनिटीज में से 6 सर्वे किए थे, और इंटरसेक्स कम्युनिटी में से हमने 5 सर्वे किए थे। जो इंफॉर्मेशन गैदर हुई है, कलेक्ट हुई है, वो 4 स्टेट्स में से है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। अ, हमने जो शहरी भाग है और ग्रामीण भाग है, दोनों एरियाज में हम सर्वे कंडक्ट कर सके, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में हमने ट्रांसमैन, ट्रांसवुमेन, नॉन बाइनरी, जेंडर डाइवर्स, हिजड़ा, किन्नर, अरावली कम्युनिटी में से कोई लोग थे, कोई जेंडर फ्लूइड लोग थे। वैसे ही डिसेबिलिटी कम्युनिटी में भी हम अलग अलग डिसेबिलिटीज के साथ काम कर पाए, जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, विजुअल डिसेबिलिटी हो, हियरिंग डिसेबिलिटी हो, एटसेट्रा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं डेमोग्राफिक शेयर करना चाह रही थी। अ, तो अब हम मुड़ते हैं जो हमें डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिली उसमें, उस पर। पहला जो भाग था, हमने ये देखा कि जो इंफॉर्मेशन, जो सर्वेस कलेक्ट हुआ है, उसमें से 55% लोगों ने उनके जीवन में कभी ना कभी स्वास्थ्य सेवाओं में किसी कलंक का अनुभव किया था, जहाँ पे उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था, या फिर उनके साथ कुछ गलत घटनाएं हुई थी। उसको नजर रखते हुए, या कुछ और रीजंस को नजर रखते हुए भी करीबन 69 लोग थे जिन्होंने ये कहा कि उन्हें ऐसा डर है कि उनके साथ गलत व्यवहार हो सकता है, या उन्हें स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है, जिसके वजह से वो थोड़ा सा लाइक वो वैक्सीनेशन लेने के लिए उन्हें दिक्कत फील हो रही थी। जब हमने उन जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उन पर होते हुए उन पर होने वाला भरोसा, या फिर जो स्वास्थ्य संस्थाओं में काम करने वाले सेवक
कर्मचारी हैं उनके ऊपर जो भरोसा है उसके ऊपर बात की तो वो भी थोड़ा सा भारी होते हुए दिखाई दिया। 52% लोगों ने ये बोला कि वो हेल्थ के जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, उन पे उनका भरोसा है कि वो जो कर रहे हैं उनसे उनकी कम्युनिटी को कुछ मदद हो रही है। लेकिन बस 42% सर्वेज में ये बताया गया कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी है वो उन पे भरोसा करते हैं कि वो उनको अच्छी तरीके से उनकी देखभाल कर पाए या अच्छे तरीके से वो उनके साथ व्यवहार कर पाए। दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि जो वैक्सीन या टीकाकरण की तरफ जो उनके विचार है, जो उनकी भावनाएं हैं और उसका टीका लेने से कोई रिलेशन है या नहीं। तो ये दिखाई दिया कि 70% लोग मतलब मोर देन 50% लोग वैक्सीनेशन लेना चाहते थे और 81% लोगों ने वैक्सीनेशन लिया था 6 महीने के 6 महीने में ही लाइक जब वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद 6 महीने में ही उन्होंने वैक्सीनेशन ले भी लिया था। 71% लोगों को ये विश्वास था कि जो वैक्सीनेशन या जो टीका उन्हें मिल रहा है उससे उन्हें उससे उन्हें कोई धोखा नहीं है, उससे उनकी हेल्थ को कोई धोखा नहीं है। लेकिन 41% लोगों ने ही ये कहा कि अ, स- जो वैक्सीन उन्हें मिल रहा है उसका वो उन वो उनके जो मेडिसिन है या अगर कोई प्रोसीजर से के थ्रू जा रहे हैं तो उसके साथ वो कंपैटिबल है। जो वैक्सीन इक्विटी वन में भी कुछ इंटरव्यू में बताया गया था कि अगर वो किसी मेडिकेशन पर है या फिर कोई कोमॉर्बिडिटी है या फिर अगर वो जैसे सेक्स अफर्मेशन प्रोसीजर्स हैं उसमें उसके थ्रू वो जा रहे हैं तो टीका लेने का उस पर क्या असर हो सकता है या फिर वो सेफ है या नहीं, उससे किसी चीज को बाधा तो नहीं पहुंचेगी। ये कुछ सवाल थे जिनके जवाब उन्हें नहीं मिले या फिर अ, जिसकी वजह से वो वैक्सीन लेने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लिया उनसे ये भी उनके साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी चीजें थी जिनसे उन्हें वैक्सीनेशन तक पहुंचने में या टीका लगाने में दिक्कत हुई थी, कौन सी कठिनाइयां थी। सबसे ज्यादा कठिनाई जो हमें दिखाई दी वो लाइक लॉन्ग वेटिंग लाइंस थी कि बहुत देर तक वेट करना पड़ा। पिछले स्टडीज में ये भी दिखाया गया कि अ, उन्हें ऐसे बताया गया था कि इस टाइम के बाद आना या फिर इस टाइम के पहले आना। कभी कभार कुछ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो आप वैक्सीनेशन अब नहीं बाद में लगाएंगे, ऐसे बताया गया था। अ, दूसरी चीज जो दिखाई दी 57% प्रतिशत लोगों ने ये बताया कि जो आईडी कार्ड्स थे, जैसे रियाज बता रहे थे कि जो आईडी कार्ड डेड नेम में है और जो आईडी कार्ड और जो उनका अभी का नाम है अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो वैक्सीनेशन मना किया गया था या फिर उसके वजह से उन्हें दिक्कत आई थी टीका लगाने में। तो ये भी एक कठिनाई सामने आई। और एक बात जो बताई गई थी कि वैक्सीनेशन लेने के लिए जो काम से छुट्टी लेनी पड़ रही है या फिर एक दिन काम होगा ही नहीं तो उस दिन का जो सैलरी है वो जो दिहाड़ी वर्कर्स हैं स्पेसिफिकली उन्हें वो बहुत चैलेंजिंग लगा था कि वो वहां तक वो पूरा एक दिन का काम रोक कर टीका लेने जाए और अगर वो टीका नहीं लगाते हैं तो फिर वापस से उन्हें काम करने में दिक्कत आ सकती है, किसी सार्वजनिक जगह में जाने में दिक्कत आ सकती है। तो कुछ वो एक और एक कठिनाई थी जिसका ट्रांस कम्युनिटी को सामना करना पड़ा था। अ, अगर हम डिसेबिलिटी कम्युनिटी की बात करें तो पिक्चर थोड़ा सा अलग था। जो स्वास्थ्य संस्थाओं और स्वास्थ्य कार्यकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों पर जो विश्वास है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड पे जो चार्ट है वहाँ पे
46% लोगों ने ये कहा कि उनका जो हेल्थ सिस्टम्स है, सॉरी, जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, उन पे वो भरोसा कर रहे थे। लेकिन 37% लोगों ने ही ये कहा कि उनका जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उन पे भरोसा था। तो मॉडरेट या कम लेवल का ट्रस्ट दिखाई पड़ता है, जिसका वैक्सीनेशन लेने पर भी असर पड़ा है। जब हमने ये जानने की कोशिश की कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके वजह से डिसेबिलिटी कम्युनिटी के लोग प्रेरित हो रहे हैं टीका लगाने के लिए, तो दो चीजें प्रमुखता से दिखाई दी। पहली थी कि ताकि वो किसी सार्वजनिक जगह पे बिना डरे या फिर दूसरों को भी बिना प्रॉब्लम पहुंचाए जा सके, जो 90% लोगों ने बताया कि वो एक प्रेरणा थी। और दूसरा जो बताया गया था कि 68% लोगों ने ये बताया कि वो एक्चुअली सोचते, लाइक उन्हें ऐसा लगा कि वैक्सीन लेने से उनके खुद के स्वास्थ्य को सुविधा हो सकती है। तो ये दो प्रमुख कारण सामने आए थे। जब हमने वैक्सीनेशन की से निगड़ित जो जानकारी है उसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली, तो ये सामने आया कि जो इंफॉर्मेशन थी, जो जानकारी अवेलेबल की गई थी, मौजूद थी, वो बहुत बार उनकी जो स्पेसिफिक लाइक डिसेबिलिटी कम्युनिटी की जो स्पेसिफिक नीड्स है वो फॉर्मेट्स में अवेलेबल नहीं थी। और उसी तरह से जो उनकी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, जैसे कि अगर मैं जैसे आनंद जी बता रहे थे कि मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैं और मेडिकेशंस चल रहे हैं, या फिर मुझे लसीकरण केंद्र तक जाने में ही बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसके उसके लिए जो स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस करने वाली इंफॉर्मेशन चाहिए और वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए, वो मौजूद नहीं थी, जिसके वजह से लोगों को वैक्सीनेशन मिलने में बहुत प्रॉब्लम्स आए। और चौथी बात ये कि जो एक्सेसिबिलिटी सेंटर्स की थी वो बहुत कम ही दिखाई दी। बस 26% लोगों ने ये कहा कि जो वैक्सीनेशन थे सेंटर्स थे, जहाँ जो टीकाकरण केंद्र थे, वो उनके लिए एक्सेसिबल बनाए गए थे, जैसे कि वहाँ पे रैम्प्स हो, लिफ्ट्स हो, जिनकी वजह से वो इजीली वैक्सीनेशन ले पाए। उसी के साथ और जो तीन प्रमुखता से बैरियर्स दिखाई दिए, जो कठिनाइयां दिखाई दी वैक्सीनेशन लेने में, एक जो थी कि किसी सहायक की कमी, जो उन्हें वैक्सीनेशन केंद्र में लेके जा सके या वहाँ पे उनकी मदद कर सके, वैक्सीनेशन कहाँ कब किससे कैसे लेना है, उसको उसको मदद करने में, जो यहाँ पे 51% दिख रही है। दूसरा, जैसे मैं बता रही थी, 48% लोगों ने बताया कि जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, जो जानकारी अवेलेबल थी, वो एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि ब्रेल लिपि में हो या ऑडियो फॉर्मेट्स में हो या किसी और फॉर्मेट में अवेलेबल हो जो पर्टिकुलर डिसेबिलिटी को एड्रेस कर रहा है। और तीसरी जो बात थी, जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी में ज्यादा दिखाई दी, वो अफोर्डेबिलिटी की बात थी कि जब जो वैक्सीनेशन लेना था, उसकी कीमत के साथ साथ जो वहां तक जाने की कीमत है, एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट लेके जाना हो या फिर किसी सहायक के साथ जाना हो, वैसे ही अगर आपको काम से छुट्टी लेके जाना हो तो वो आपकी जो दिन का तनख्वाह कम होगी। वो सबको मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन का जो अफोर्डेबिलिटी है वो बहुत कम लोगों को ऐसे लगा कि अफोर्डेबल था। अ, तो ये दूसरी कठिनाई थी जो सर्वे में से बताई गई। जैसे आनंद बता रहे थे, कुछ ऐसी चीजें भी थी जिनके बारे में अच्छी बातें भी की गई है, जो अच्छी तरह से बताई गई। कब 66% लोगों ने ये कहा कि जो सेटअप है, सर्विस दी गई है, उससे वो सेटिस्फाइड थे, या जो लोगों लाइक कर्मचारियों का बर्ताव रहा, वो उनके उससे वो सेटिस्फाइड
मॉडरेटली या अच्छे से सेटिस्फाइड थे। एक चीज जो अच्छे से लाइक एक जो नोट की गई थी, वो 70% लोगों ने ऐसे बताया कि जो वैक्सीनेशन के बाद सपोर्ट मिला था, जैसे कि काउंसलिंग हो या फिर दवाइयाँ हो, वो सेंटर से अवेलेबल थी। और 74% लोगों को ऐसा लगा कि जो स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है, जो मेडिकल स्वास्थ्य कर्मचारी को ट्रेनिंग दी गई है, वो अच्छी थी, ताकि जैसे कि उनका बर्ताव उनकी तरफ अच्छा था। हमने कुछ अनुबंध या फिर कोरिलेशंस को भी देखने का प्रयास किया, जिसे हम ये देखना चाहते थे कि ये जो फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, क्या वो वैक्सीनेशन लेने में या वैक्सीनेशन एक्सेस करने के साथ कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मेडिकल सपोर्ट जितना अच्छा था, उतना ही लोगों ने लाइक जितना उन्हें अवेलेबिलिटी अच्छी लगी मेडिकल सपोर्ट की, उतना ही उन्होंने ऐसे बताया कि जो एक्सेस वैक्सीनेशन को पहुंचने की जो सुगम्यता है, वो भी उतनी ही ज्यादा है। दूसरी चीज ये दिखाई दी कि जो क्लियर इंफॉर्मेशन, जब जितनी अच्छी से क्लियर इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, उतने उतने ही अच्छे से जो सुगम्यता है वो बढ़ रही थी। मतलब जितनी क्लियर इंफॉर्मेशन है, उतना ही एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है। तो लाइक एक्सेसिबल या फिर अच्छे क्वालिटी की सर्विसेज या विश्वसनीय जानकारी वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे रही थी, और फॉर ट्रांस कम्युनिटी। सिमिलरली हम डिसेबिलिटी कम्युनिटी के साथ जब हमें देखने का सेम कोरिलेशन देखने का देखे गए, तो ये दिखाई दिया कि जो मेडिकल सपोर्ट अवेलेबिलिटी है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि पोस्ट वैक्सीनेशन, वो एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखाती है एक्सेसिबिलिटी के साथ, जो हमने ट्रांस कम्युनिटी में भी देखा। तो सिमिलर रिजल्ट्स दोनों कम्युनिटी में दिखाए गए। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने क्या पॉलिसी रिकमेंडेशंस किए जा सकते हैं, इसके बारे में सोचा। तो ट्रांस कम्युनिटी के लिए स्पेसिफिकली हैविंग जेंडर अफर्मेटिव टॉयलेट्स जो प्राइवेसी और कंफर्ट इंश्योर कर सके, या फिर जो हेल्थ केयर स्टाफ है उनको उनके साथ ट्रेनिंग या सपोर्ट, उन्हें कोई सपोर्टिव मटेरियल या ट्रेनिंग देना जो इंक्लूसिव और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी भाषा हो या फिर व्यवहार हो, उसके बारे में बात कर सके, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सके। हेल्थ जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, उनमें ऐसे जगहों का निर्माण करना, ताकि कलंक जो ट्रांस कम्युनिटी के साथ बहुत बार कलंक जोड़ा जाता है, वो कम हो। और लास्टली जो आईडी कार्ड्स के साथ जो दिक्कत आई थी, उसको कम करने के लिए कुछ चीज ट्रेनिंग दिया जाए, अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, ताकि बस आईडी कार्ड्स ना होने की वजह से या फिर उनमें कोई तफावत होने की वजह से वैक्सीनेशन ना मिले, ऐसी घटनाएं कम हो। यह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए पॉलिसी रिकमेंडेशंस। और सिमिलरली डिसेबिलिटी कम्युनिटी के लिए जैसे कि हम रिसर्च में देख रहे थे कि जो इंफॉर्मेशन है, वो डिसेबिलिटी कम्युनिटी के नीड्स को भी नजर रखती हो, और वो अलग अलग फॉर्मेट से भी पब्लिश की जाए, ताकि जिनके अलग अलग नीड्स है, वो उनको एक्सेस कर सके, वो उन्हें समझ सके। दूसरी बात ये कि ऐसी जानकारी वैक्सीन सेफ्टी के बारे में वो भी पब्लिश किए जाए, वो जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी के स्पेसिफिक नीड्स को एड्रेस कर रही है, जैसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज है किसी के, या फिर कोई स्पेसिफिक डिसेबिलिटी है, जैसे कि कोई ब्लड डिसऑर्डर है, तो उसका वैक्सीन के साथ कैसे ये वैक्सीन लेने के बाद उसके ऊपर कुछ परिणाम होगा या नहीं होगा, इस तरह का इंफॉर्मेशन पब्लिश किया जाए। अगर आप बहुत दिनों से लाइक प्रोलॉन्ग टाइम पे किसी इम्यूनोसप्रेसेंट पर है, या फिर कोई दवाई पर है जिसका वैक्सीन के साथ मेल हो सकता है, तो वो किस तरह उसके बारे में इंफॉर्मेशन की दी जाए।
वैक्सीनेशन के साथ साथ जो उसके साथ मिलने वाली दवाइयाँ हैं, जो क्रॉनिक कंडीशंस के लिए या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए इम्पोर्टेंट है, वो वैक्सीनेशन सेंटर जो केंद्र है वहाँ पर अवेलेबल हो। और एक बात, जो केंद्र बनाए गए हैं, ये देखा जाए कि वो उतने ही एक्सेसिबल है, जैसे कि वहाँ पर लैम्प्स, एलिवेटर्स, एक्सेसिबल वॉशरूम्स अवेलेबल है, जो स्टाफ है वो डिसेबिलिटी के बारे में उन्हें जानकारी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद हम ये जान मैं अपने कलीग मोमो को इनवाइट करना चाहूँगी ये बात करने के लिए कि ये जो हमने स्टडी किया उनमें हमें किन किन तरह की चुनौतियों या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। मोमो संगत में टैक्स पे कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं, वो बैंगलोर बेस्ड हैं। और या ओवर टू मोमो। या थैंक यू ईश्वर। नमस्ते एवरीवन। तो मैं जो हमारी मुश्किलात थे और चुनौतियां थी इस वैक्सीन एक्विटी प्रोजेक्ट में, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। तो हमारे यहाँ जो इंटरसेक्स समुदाय के लोग जो थे, तो उनके साथ काम करने में हमें थोड़ी मुश्किलें रही थी। जैसे कि आउटरीच जो कम्युनिटी के साथ था, हम जानते थे थोड़े लोग को, इंटरसेक्स या अंतरलिंगी लोग को हम जानते थे, फिर भी हम उन तक पहुंच नहीं पाए, बहुत मुश्किलात थी वहाँ पे। और इसका एक कारण ये भी होता है कि बहुत लोगों के यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क वाला कनेक्शन नहीं होता, फोन नहीं होता जिससे हम उन पे फोन करके उनका इंटरव्यू ले सके, या जूम का एक्सेस इंटरनेट नहीं होता ताकि वो जूम जूम पे ऊपर आए या गूगल मीट पे ऊपर आए और उनका इंटरव्यू लिया जा सकता था। तो ये एक हमारी एक कठिनाई हमने देखी थी ड्यूरिंग ये जो प्रोसेस के दौरान। भाषा और ज्ञान की कमी ने संवाद करने में दिक्कत पैदा की थी। तो काफी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हुआ करते थे इंटरसेक्स कम्युनिटी से, तो वो तमिल बात करते थे, तो हमें वहाँ पे भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा था। सुरक्षा और वैक्सीन की स्थिति पर लोगों ने डर के वजह से उनकी भागीदारी कम कर दिया था, पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया था उनका। उनको डर था कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है और वो लोग इस इंटरव्यू का प्रोसेस इस इंटरव्यू में हिस्सा ले रहे हैं, तो जो रिसर्चर्स हैं, हम कैसे देख के उनको रिएक्ट करेंगे, या उनको डर था कि हम उनको जज करेंगे। तो ये बात भी थी, एक सॉरी ये कंसर्न भी थी। अ, जो सोशल मीडिया का जो हम बोलते हैं, सोशल मीडिया में काफी ताकत होती है, तो नए इंटरसेक्स लोगों को ढूंढने और भर्ती करने में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत कम रही है हमारे इस केस में। तो ये भी हमारे लिए काफी बड़ी सीख थी। और हमने प्रोजेक्ट में एक कम्युनिटी कंसल्टेंट या रिसर्च कंसल्टेंट जो इंटरसेक्स कम्युनिटी से होता है, उनको हायर करने का सोचा था। वो मैं था इस केस में। तो उसका एक ये होता है, विश्वास होता है कि अगर आपके कम्युनिटी के लोग होंगे, तो जो प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू होता है या विश्वास होता है वो कम्युनिटी मेंबर में, अ, वो हमें एक सीख पड़ी कि वो हमेशा सच नहीं है, कि अगर आप कम्युनिटी मेंबर को ही लेते हैं तो दूसरे जो आपकी कम्युनिटी वाले हैं वो लोग उनको विश्वास करके इंटरव्यू देंगे। तो ये एक ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस हमने एक सीख थी, हम मेरे लिए भी बहुत बड़ी सीख थी। मैं एक अंतरलिंगी व्यक्ति हूँ, तो तो उसके लिए भी मुझे भी बहुत बड़ी सीख मिली इस चीज से। तो ये थे हमारे थोड़े से कठिनाई और चैलेंजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ईशा, ओवर टू यू। थैंक यू मोमो। इसके बाद हम
एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इनफॉर्मल डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर हम हमारे टीम मेंबर्स के साथ लाइक उनके एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करेंगे, जिसके बाद एक क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, फिर हम क्लोज करेंगे। तो अभी आई थिंक 5:15 हैं, तो हम 5:20 को वापस मिलते हैं। अब थम्स अप दे दीजिएगा बस, टू सी एवरीवनस ओके विद दैट। ब्रेक पे जाने से पहले हम फोटो ले सकते हैं। हाँ जी। अगर आप हम 2 मिनट ले सकते हैं कैमरा खोलने के लिए। 2 मिनट नहीं 30 सेकंड। हम्म, अम, मैं 1 2 3 गिनती करूंगा और फिर मैं फोटो ले लूंगा। दैट इज प्रिंट स्क्रीन। ओके। 1 2 3। ओ आनंद जी, आप खोलना चाहेंगे कैमरा? हम वेट कर सकते हैं। जी, ये क्या है? आप खोलना चाहेंगे आनंद जी, या फिर हम ले ले फोटो? कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं खोल सकते तो। आप म्यूट पे हैं अगर आप कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, वी कैन टेक वन ऐसे। हाँ। हाँ आनंद जी, कुछ बोल रहे हैं आप? ओके। 1 2 3। 1 2। मेरे से ऑडियो नहीं खुल रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3। 1 2 3। ओके। थैंक यू। 5:20 में मिलते हैं। अगर आप कॉल पे हैं तो थम्स अप दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ सवालों के लिए खोल सकते हैं। तो अगर किसी के भी कोई सवाल हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रोजेक्ट के प्रोसेस से रिलेटेड, तो हम अभी पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्लोज कर देंगे, ताकि हम 5:30 तक क्लोज कर सकें।
आई थिंक आरती ने लिखा है चैट में अदर्स क्वेश्चन मार्क। आरती, आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे, आप क्या पूछ रहे थे? एक जगह आपने एक्सप्लेन किया था स्टेट के बारे में, जी। तो एमपी, यूपी, दिल्ली, बट अदर्स में क्या स्पेस माने क्या लोकेशन हम कवर कर रहे हैं, वो थोड़ा सा क्लैरिटी चाह रही थी। तो बेसिकली हमने ये 4 स्टेट्स ही चूज करे थे। तो जो बाकी जो अदर्स की कैटेगरी है वो बाकी स्टेट्स हैं जो हमने नहीं बोले थे कलेक्ट करने के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को। तो कभी कभार जैसे किसी ने कोलकाता से ले लिया या किसी ने तमिलनाडु से ले लिया, ऐसा करके, तो वो हम इस सर्वे में नहीं काउंट कर पाए क्योंकि हमने जो क्राइटेरिया था हमारा वो यही था कि हम इन चार स्टेटों से देखें। तो वो जो है वो बेसिकली डिसरिगार्ड हो गए जो अदर्स के थे, बट वो इन 4 स्टेट्स के अलावा थे। ईशा, आप ऐड करना चाहेंगे कुछ? नहीं नहीं, आपने ठीक से लिया। मोस्टली हरियाणा या फिर ऐसे बाजू के स्टेट्स हुए थे, या फिर कभी कभार एक स्टेट में काम कर रहे हैं लेकिन दूसरे स्टेट में वैक्सीनेशन लिया गया, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो वो फिर अदर्स में। और कोई सवाल? हेलो। हाँ आनंद जी। जी। आ, आ, माफी चाहूंगा, मेरा एक्चुअल में फोटो के लिए कैमरा नहीं खुल पाया। आ, आ, मेरा जो क्वेश्चन था एक्चुअल में कि अभी हम लोगों ने 236 सर्वे किए हैं, और सर्वे के बाद में ईशा जी ने जैसे कि एनालिसिस करके कितना प्रतिशत कहाँ कहाँ क्या पॉइंटेज उन्होंने नोट डाउन किए हैं और बताया हम लोगों को। मैं ये मतलब जानना चाह रहा था कि अभी जो 236 हम लोगों ने सर्वे किए, तो इसके बाद एनालिसिस करने के बाद अभी आगे का स्टेप्स क्या होगा, मैं एक ये जानना चाह रहा था। दूसरा, जैसे मैं डिसेबिलिटी कम्युनिटी का 106 लोगों का सर्वे है, तो क्या मतलब अदरवाइज सारे जो स्टेट्स हैं जिसमें चाहे वो मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र, इन इन तीन चार स्टेट्स के ही सर्वे हम लोगों के पास में आए हैं, तो इतना मतलब मुझे लगता है कि शायद डिसेबिलिटी कम्युनिटी के लिए क्या 106 सर्वे थोड़ा कम नहीं लगता है कि आगे हम इसको लेकर के और प्रयासरत कुछ अच्छा वो निकाल सकें। एक बात यह है। इतना ही था मेरा। थैंक यू आनंद जी, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं दोनों ही। मैं पहले वो 106 वाला सवाल से शुरुआत करूंगा, फिर ईशा या अगर किसी और को ऐड करना है। तो बेसिकली हम चाह रहे थे कि हम टोटल में सारे कम्युनिटीज़ को मिलाकर 300 इंटरव्यूज़ कर पाएँ। और जैसे जैसे हमारे सवाल बढ़ते गए, जैसे अगर पहले 30 थे फिर 40 हो गए, वैसे करके उसी दिशा में फिर हमारे सैंपल भी बढ़ना चाहिए था कि जितना भी हम ले सके। तो अभी जो ये 236 है वो बिल्कुल सही बोला आपने, इतना ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है कि हम बहुत कंक्लूसिवली चीज़ें बोल पाएँ। और मतलब जैसे मोमो शेयर कर रहे थे कि काफ़ी चुनौतियां भी आई थी ये नंबर भी रीच करने के लिए। तो वो लिमिटेशन तो है कि ये नंबर इतना बड़ा नहीं है और सिर्फ कुछ स्टेट्स का है। तो वो हमारी स्टडी का लिमिटेशन है डेफिनेटली। लेकिन दो चीज़ें, दो तरीके के डेटा हैं हमारे पास अब, और इसका आप क्या करेंगे, हम उसका थोड़ा रिस्पॉन्स देना चाहूँगा। एक तो है जो हमारा सर्वे है। तो सर्वे जो है ये WHO का सर्वे है, तो ये आसानी से जो प्रोग्राम्स रन होते हैं उसमें अडेप्ट किया जा सकता है। उसके लिए मतलब डेफिनेटली पैरोकारी की ज़रूरत पड़ेगी।
लेकिन वो जो सर्वे है वो इस्तेमाल हो सकता है वैक्सीनेशन के लिए, प्रोग्राम्स डिज़ाइन करने के लिए, और ये भी डिसाइड करने के लिए कि ये जो डेटा है ये 4 स्टेट्स का है, लेकिन अगर आप यही सर्वे अगर आप किसी और स्टेट में करेंगे या किसी और भी लोकल कॉन्टेक्स्ट में करेंगे तो अलग फैक्टर्स आ सकते हैं, और फिर वो जो प्रोग्राम मैनेजर है वो उन फैक्टर्स को देख के अपना जो फैसिलिटी है वो डिज़ाइन कर सकता है। तो जैसे कहीं कोई दूसरी टेरेन में, जैसे अगर कोई माउंटेनस टेरेन है वहाँ पर अगर हम करें तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा आ सकती हैं, या फिर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा आ सकती हैं। तो एक वो है। दूसरा है, इमीडिएटली हम 2-3 चीज़ें करना चाह रहे हैं। एक है कि ये सारी जो फाइंडिंग्स हैं वो हम कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, क्यों जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और हम जो पॉलिसी ब्रीफ बोलते हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं पैरोकारी के लिए। और तीसरा जो है वो है कि ताकि ये जो डेटा है वो यूज़ कर पाएँ हम पैरोकारी के लिए, रिसर्च आउटपुट भी हम क्रिएट करें। तो ये कुछ ज़रिए हैं ये आगे लेके जाने के लिए। और क्योंकि ये डब्ल्यूएचओ का सर्वे है तो थोड़ा उस पे क्रेडिबिलिटी भी है, तो वो मदद करेगा। बट जो आगे का जो हमारा स्टेप्स हैं उसके लिए मैं हरी को भी इनवाइट करना चाहूँगा, बट उससे पहले ईशा अगर आपको कुछ ऐड करना है। जो दूसरा सवाल है उसमें नो एडिशंस। पहले में बस जो पहले आप बता रहे थे नंबर के बारे में, बस उसमें 2 चीजें शेयर करना चाहूंगी। अनजान ने आपने बहुत सही बोला कि वो जो नंबर था वो जितना रिप्रेजेंटेटिव हो सके उतना हुआ नहीं। लेकिन जैसे कि शायद ने बोला कि जो नंबर डिसाइड किया गया था पहले से वैलिडेशन को नजर रखते हुए कि अगर किसी टूल को वैलिडेट करना है तो आपको जो एक नंबर रीच करना पड़ता है सर्विस का या फिर सैंपल का, वो समझ के। दूसरे 1-2 चीजें ऐसी भी थी कि जो वक्त था टाइम जो कलेक्ट करने के लिए, वो भी अगर ध्यान में रखे तो उसके वजह देख बहुत कम वक्त में बहुत सारे सर्वेस कंडक्ट करने थे और वो उतने ही अच्छी क्वालिटी के रहे। और अगर कोई सर्वे का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो वो फिर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो सर्वे लिया तो फिर भी उसमें जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो पार्टिसिपेंट, उसका इम्पोर्ट वो काउंट नहीं होता। तो ये सब चीजें ध्यान में रखने के बाद भी वो नंबर कम हो गया। तो बस ऐड करना था। सो या शेरिन पहले कुछ। हाँ, हरी फॉर टाइम या थैंक यू ईशा, शारन। अभी हमारा समय खत्म हो रहा है, इसलिए हम इस वेबिनार को बंद करेंगे। बंद करने के पहले मैं कुछ लोग को धन्यवाद करना चाहता हूँ। पहले जो हमारा टीम में जुड़े हुए थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अमेया बॉन्द्रे, आनंद बान, अक्सा शेख, भक्ति गटोटे, चैतन्या, ईशा, गौरी, मुझे भी मोमो, नामदेव, पवित्रो, सत्येंद्र, शारन, सुनीता। और इस टीम के साथ साथ हमारा कम्युनिटी लीडरशिप ग्रुप भी था, एक कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड। आनंद जी आप भी थे, आप आभा, चांद, डैनियला, मोमो, जमा, ऋतु, शक्ति, चंपा, स्मिता। और एक एडवाइजरी बोर्ड भी था, डॉक्टर संगमित्रा, श्यामला जी, डॉक्टर रामकृष्णन, डॉक्टर राज घोष, डॉक्टर हेली नगरेगा। और कुछ कुछ फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स बहुत एक्टिवली हमारे साथ जुड़े हुए थे, आशीष, आनंद जी, कपिल, फैसल, नताशा, निकुंज, राशिद, रेयांश और सागर। थैंक यू सागर, आप भी हमारे साथ आज जुड़े हुए। और सबसे ऊपर हम जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े थे और समय बिताया और उनके एक्सपीरियंस के बारे में हमें शेयर किए थे, टोटली सर्वे और उस अलग अलग चीज़ों के साथ साथ अराउंड 2070 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे इस प्रोजेक्ट में। उससे हमें बहुत आभारी है। और हमें इस प्रोजेक्ट करने के लिए फंडिंग दिए थे वो सेबिन वैक्सीन इंस्टीट्यूट में। उससे मैं भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ।
आपको कुछ किसी और क्वेश्चंस है, कमेंट्स हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अपना ईमेल व्हाट चैट में डालेंगे। और हम इस प्रोजेक्ट में कुछ और आउटपुट्स भी निकालना चाहते हैं, ताकि इसका फाइंडिंग्स सब जो कुछ वो जानना चाहिए वो उसको पता चले। इसके लिए कुछ पॉलिसी ब्रीफ, कमेटी ब्रीफ, 2 पेज का डॉक्यूमेंट और एकेडमिक आर्टिकल्स भी निकालेंगे। जैसे वो रेडी होगा हम आपको email भेज दें। तो आप सब आज आने के लिए और हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबको गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच।